तो हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑडिट के टाइम पे, या अगर आप अपनी कंपनी का ईयरली या क्वार्टरली रिस्क असेसमेंट करना चाहते हो देन आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी नए ऑडिटर्स हैं, जब हम ISO का सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तब ये चीज़ हमें नहीं सिखाई जाती, बट स्टिल हमें ये चीज़ आनी चाहिए। एंड आई नो कि मैं वीडियो बहुत टाइम के बाद डाल रहा हूँ, तो मैं ध्यान रखूँ कि नेक्स्ट टाइम वीडियो हमारी जल्दी जल्दी आती रहे। जो हमारे कंटेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट वाला, इसमें टोटल 17 चैप्टर्स हैं जो मैंने बनाए हैं। अभी सिर्फ हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर में वीडियो पब्लिश करूँगा मैं। तो 17 चैप्टर्स, इट मीन्स 17 वीडियोज़ होंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? जो ISO है हमारा 27000, जिन्हें नहीं पता, ISO 27000 एक सीरीज़ है जिसमें अप्रॉक्स 45 स्टैंडर्ड्स हैं जो आते हैं। ठीक है, तो जो 27001 है वो डिफाइन करता है कि जो रिस्क है वो क्या है, इफेक्ट्स ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ अनसर्टेन एक्शंस होना या कुछ भी इवेंट आना, वो सब रिस्क की कैटेगरी में ही आता है। प्लस एक एडिशनल नोट है, वो है कि रिस्क इज ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड in term of combination of the consequences of event and the associated likelihood of occurrence। कि हम जो है यहाँ पे रिस्क को डिफाइन कर रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, consequences of the events and the likelihood of occurrence। कि लाइकलीहुड होता है कि कितने चांसेस हैं कि इन फ्यूचर वो चीज़ हैपन होगी। ठीक है, उसके बाद है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क इज एसोसिएटेड विद पोटेंशियल that threat will exploit vulnerabilities of an information assets or group of information asset, thereby cause harm to an organization। तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को रिस्क को डिफाइन कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल थ्रेट है, ठीक है, जो एक्सप्लॉयट करते हैं वर्नेबिलिटीज़ किसी भी इंफॉर्मेशन एसेट के अंदर या ग्रुप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स, तो जो वो हार्म करते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन को। Information security risk is associated with the potential that threats will exploit vulnerabilities of information assets। कि जो potential threats होते हैं किसी भी information asset के अंदर, जब वो exploit होते हैं तो वो एक organization को harm पहुंचाते हैं या harm हो सकती है कोई भी organization उस risk की वजह से। All organization face risk of one sort or another on a daily basis। तो ये बोलना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क फ्री है एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क होते हैं और वो डेली बेसिस पे होते हैं। आज के जो रिस्क होगा वो अलग होगा, एंड जो फ्यूचर में जो रिस्क होने वाला है, मे बी जो नेक्स्ट जो रिस्क होंगे वो डिफरेंट होंगे, बट रिस्क हमेशा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड जो ISO 27001 है वो expects that organization's information security management policy will align with the strategic direction of the organization and that will be appropriate to the purpose of the organization। जब हम ISO 27001 पढ़ते हैं तो उसमें क्लॉज है हमारा 5। तो उसमें जो डिफाइन है कि जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन होनी चाहिए, प्लस उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन होने चाहिए और आपकी कंपनी के रिगार्डिंग ही होनी चाहिए। सपोज़ कि मेरी कंपनी एक वेबसाइट डेवलपमेंट में है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर क्या रिस्क हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट टू फेस या टू फेसेस। अब रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, ठीक है, वो समझते हैं कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जो अलाउ करता है मैनेजर या ऑडिटर को कि आप जो है कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस परफॉर्म करो जिनसे आपकी कंपनी का जो है ऑपरेशनल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, जिससे हमने जो है सेटअप किया हुआ है अपनी सिक्योरिटी मेजर्स पे, जैसे कि जो भी आपका IDS है, IPS है, फिजिकल सिक्योरिटी है, और भी सिक्योरिटी मेथड्स आपने इंप्लीमेंट करे हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकें, जिससे जो है कंपनी का जो मिशन है, कंपनी के मिशंस वेरी करते हैं, पर जो कॉमन है वो होता है कि हम फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हैं, या मेरी आज स्टार्टअप है तो वो आगे 5 साल में कितना ग्रो करेगा, 10 साल में कितना उसका लेवल होना चाहिए। उसी तरह हर कंपनी के अलग अलग मिशंस हैं, तो उन सभी मिशंस को वो फोकस रखे
एंड जितने भी आईटी सिस्टम्स हैं लाइक योर लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर्स, हार्डवेयर जो भी कंपनी में सेटअप है उन सबको, एंड डेटा, डेटा भी बहुत मायने रखता है, उन सबको प्रिवेंट करें और ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को प्रिवेंट करें या उनको जो है लॉन्ग टर्म में सपोर्ट किया जाए. अब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एंड इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज in order to reduce negative impact and provide a structured, consistent basis of for making decision around risk mitigation operations. अब ये बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो उन्हें अपना एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना होता है या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनानी होगी ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ मिसहैपनिंग ना हो. अगर कुछ होती है तो उसके ऊपर एक्शंस लेने के लिए उनके पास एक प्लान रेडी रहे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट उन्हें सब कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है. और उस टाइम पे कुछ मिस हैपनिंग हो चुकी है तो उसके ऊपर एक्शन क्या लिया जाएगा, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, कैसी चीज़ें फॉलोअप होंगी, उसको डिसाइड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो इसलिए आपके पास होना चाहिए पहले से. ठीक है. सो अब क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग द टॉपिक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इट हैज़ टू फेजेस. टू फेजेस क्या है हमारे, वो है रिस्क असेसमेंट एंड सेकेंड है वो है रिस्क ट्रीटमेंट. रिस्क मैनेजमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इक्वल्स टू रिस्क ट्रीटमेंट प्लस रिस्क असेसमेंट. जब रिस्क असेसमेंट होगा, रिस्क ट्रीटमेंट होगा, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट. बट जब हम इसे एक्चुअली में फॉलोअप करते हैं तो इन दो स्टेप्स के अलावा भी और भी स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हॉरिजन स्कैनिंग, रिस्क असेसमेंट, रिस्क डिसीजंस, रिस्क ट्रीटमेंट, कम्युनिकेशन, रीअसेसमेंट, फर्दर ट्रीटमेंट्स एंड सो ऑन. बट जो रिटन फॉर्मेट होता है उसमें सिर्फ दो ही लिखे जाते हैं, बट उसके अलावा भी हम फॉलोअप में रहते ही है. जब हम रिस्क ट्रीटमेंट करेंगे तो उस टाइम ये सब चीज़ें भी उसके अंदर कवर हो जाती हैं, तो हम इसे स्पेसिफिकली हाईलाइट करने की नीड नहीं पड़ती. अब रिस्क असेसमेंट क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एस्टिमेटिंग द रिस्क दैट दी ऑर्गेनाइजेशन में बी सब्जेक्ट टू. कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क कर रही है उसके अकॉर्डिंग उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कोई रिस्क है उसे आइडेंटिफाई करना रिस्क असेसमेंट में आता है. रिस्क ट्रीटमेंट में जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो प्रोसेस होगा, जो हमने आइडेंटिफाई करें रिस्क असेसमेंट के टाइम पे, उनके ऊपर जो हमें रिस्पॉन्ड करना है या जो हम एक्शंस लेंगे वो सब रिस्क ट्रीटमेंट की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा. The process of responding to identified risk in the light of risk decision. कि जो हमने आइडेंटिफाई करें हैं रिस्क असेसमेंट के अंदर, उसके हम एक्शन जो लेंगे वो सारा पार्ट रिस्क ट्रीटमेंट के अंदर कवर होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिस्क असेसमेंट टिपिकली अडॉप्ट्स वन ऑफ द टू मेथड्स. अगर आपको रिस्क असेसमेंट करना है तो दो मेथड्स हैं, आप कुछ भी अपने लिए यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे. सबसे पहला है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग सिनेरियोज. हम क्या करते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी वेबसाइट डेवलपमेंट में वर्क करती है, तो मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग मैं कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोस आइडेंटिफाई करूँगा कि क्या वो रिस्क हो सकते हैं. जैसे कि मेरी खुद की वेबसाइट जो है वो हैक हो सकती है, ये एक सिनेरियो है. ठीक है. तो अब इस सिनेरियो का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो चीज़ को मैं अपने माइंड में रखूँगा एंड पूरा एक जो है अपने एंड पे नोट डाउन करूँगा कि मेरा जो है सिनेरियो ये है, अगर इसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आता है तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा एंड उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट होगा, वो आप अपने रिटर्न में आप फॉलोअप में लिख लेते हो अपने डॉक्यूमेंटेशन में. नेक्स्ट है फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन एसेट्स. कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन एसेट्स है लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स एक्सेट्रा, ठीक है, हम उन सबको लिख लेते हैं अपने एक पेपर पेन पे एंड उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या इससे क्या रिस्क क्रिएट हो रहा है. ठीक है. या उस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर क्या क्या रिस्क आ सकते हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं एंड देन उसका लाइक्लीहुड क्या है, उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, रिस्क की कितनी कैटेगरी से रिस्क की कैटेगरी होती है, लो, मीडियम, हाई. ठीक है. उन सबको उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर लेते हैं एंड देन हम ऐसे जो है रिस्क असेसमेंट करते हैं. अब इसका एक छोटा सा डायग्राम भी है जो आपको थोड़ा सा समझने में हेल्प कर सकता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें दो फेजेस हैं. पहला है असेसमेंट, वो है ट्रीटमेंट. सेकंड वाला असेसमेंट के अंदर क्या हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं, थ्रेट्स हैं, वर्नेबिलिटीज हैं, इनके बेस पे हम जो है रिस्क निकालते हैं
जो रिस्क निकलेगा तो उसके ऊपर जो भी हम कंट्रोल मेजर्स एप्लीकेबल करेंगे वो सारा ट्रीटमेंट के अंदर पार्ट में कवर होगा। तो इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है या रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स यूजुअली हैव 4 फोकसेस। कि इसमें क्या है कि हम 4 पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे हम जो है रिस्क को कम कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अवॉइड स्लैश रिजेक्ट द रिस्क बाय डिसाइडिंग नॉट टू परस्यू द प्रैक्टिसेस एंड और अरेंजमेंट दैट गिव राइज टू इट। कि हम या तो जो भी प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हम अवॉइड करें या रिजेक्ट कर दें जिनसे रिस्क क्रिएट होता है या रिस्क अराइज होगा कंपनी के अंदर। ठीक है। सेकंड होता है रिटेन और टेक द रिस्क कीपिंग इट अंडर रिव्यू। कि हमारी कंपनी रिस्क लेने को रेडी है और रिस्क को हम हमेशा अपना रिव्यू की कैटेगरी के अंदर ही रखेंगे हमेशा, एंड आप काम करते रहो। थर्ड होता है मॉडिफाई रिड्यूस रिस्क टू एक्सेप्टेबल लेवल्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्स। कि मैं जो है अपने कुछ पॉलिसीज़ या कुछ प्रोसीजर्स डेवलप करूँगा, कुछ कंट्रोल्स बनाऊँगा एंड अपना मैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्लो मेंटेन करूँगा। उसमें क्या होगा कि रिस्क को हमने अपने कंट्रोल्स के थ्रू हम वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मुझे कुछ डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं या स्टैंडर्ड्स होंगे उन्हें फॉलो करूँगा ताकि मेरे सिस्टम्स हैक ना हो या मेरा कोड ना फटे जाए या उसमें कोई हैकर अपना पेलोड डाल के इंजेक्ट ना करे। तो ये कंट्रोल हो गया जो हम फॉलो अप में कर रहे हैं, तो हम इसे फॉलो अप कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है वो है द रिस्क विद अनदर पार्टी। कि जो हम शेयर अपना जो रिस्क है उससे हम शेयर कर दें किसी थर्ड पार्टी के साथ, जैसे कि इंश्योरेंस वाले होते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्टर हो जो आपके बिहाफ पे सारा रिस्क वो मेंटेन कर ले। ठीक है। एंड फिर नीचे एक डायग्राम है रिस्क ट्रीटमेंट का, जिसमें कि ये कि जितना लाइक्लीहुड बड़ा होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट लार्ज होगा उतना ही जो है रिस्क ज़्यादा होगा। इस डायग्राम से बस यही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सी द ग्रेटर द लाइक्लीहुड और द मोर नेगेटिव द इम्पैक्ट द ग्रेटर द रिस्क। या तो लाइक्लीहुड ज़्यादा है या नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है तो जो ये रिस्क है वो ज़्यादा रहेगा, ऊपर की साइड पे भी और नीचे की साइड पे भी। ये सारा जो है ग्रीन एरिया ये रिस्क की कैटेगरी में आता है। यहाँ से अगर यहाँ पे लेट्स सपोज उसको 0 में मान रहा हूँ तो फ्रॉम 0 टू ये ऊपर टॉप तक ये लाइक्लीहुड है। एंड जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्रीन वाला एरिया अंदर से ये भी देखो पूरा ऊपर तक टच कर रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि जितना लाइक्लीहुड ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा। कंट्रोल और रिस्क मिटिगेशन शुड बी डिजाइन टू रिड्यूस लाइक्लीहुड एंड और इम्पैक्ट सच that magnitude of the risk reduced below the tolerance threshold. This tolerance threshold is also often known as risk acceptance level or risk appetite. अब रिस्क एक्सेप्टेंस लेवल ये कि हम एक अपने एंड से एक इमेजिनरी लेवल बना रहे हैं जिनसे हम जो है डिसाइड करें कि इस लेवल से ऊपर हम रिस्क नहीं लेंगे या इस लेवल के नीचे नीचे ही हम जो है सिर्फ रिस्क एक्सेप्ट करने वाले हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। The risk treatment plan reduce identify risk to the agreed acceptance level by represented by the shaded area in the figure 2। यहाँ पे आप देख सकते हो जो शेडेड एरिया है उसको यहाँ पे हमने यहाँ पे कन्फिगर किया या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो गाइज दैट्स इट। इस चैप्टर 1 में इतना ही पार्ट था, बेसिक मॉड्यूल था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 2 रिस्क असेसमेंट मैथोलॉजीज। अब यहाँ से जो है हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को पॉज करो एंड वहाँ पे जाके देख लो कि क्या सेंटेंस का मीनिंग है। नहीं समझ में आता वीडियो को दोबारा देखो और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो क्वेश्चन कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से फॉलो अप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए दैन कमेंट सेक्शन ओपन है आप सबके लिए। लाइक करो, शेयर करो वीडियो को एंड कोशिश रहेगी कि वीडियो हम कंटिन्यूस में डालें। बाकी आप सब अपना प्यार तो दिखाई रहे हो मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बाय।